इस वीडियो में बताई गई सारी बातें सत्य हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह बुरा लग सकता है, इसलिए यह वीडियो सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए है। जय हिंद। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय पाकिस्तान दो भागों में था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। वही पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश है। यहाँ के लोग बंगाली भाषा बोलते थे। पश्चिमी पाकिस्तान जो मुख्य पाकिस्तान था, वहाँ के लोग पूर्वी पाकिस्तान वालों को हमेशा अपमानित करते, उनका मजाक उड़ाते थे। शेख मुजीबुर रहमान जो कि पूर्वी पाकिस्तान के थे, वहाँ 1970 में प्रधानमंत्री पद के चुनाव को जीत गए, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी उन्हें शपथ ग्रहण ही नहीं करने दे रही थी। इन सभी हालातों को देखते हुए शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान को अब एक अलग देश बांग्लादेश बनाएंगे। अब 25 मार्च 1971 को भाषण की वजह से आर्मी ने उन्हें बंदी बना लिया एवं पश्चिमी पाकिस्तान में कैद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान को छुड़ाने के लिए मुक्ति वाहिनी नामक एक विद्रोही गुट तैयार हुआ। वहां के लोगों ने तथा आर्मी ने पूर्वी पाकिस्तान में लगभग 30 लाख लोगों को कटवा दिया। 4 लाख महिलाओं तथा लड़कियों के साथ बलात्कार कर दिया गया, जो कि बहुत निर्मम था। इन सभी के बीच अप्रैल 1971 में लगभग 10 लाख लोग वहां से भागकर भारत में आ गए, एकदम शरणार्थी की तरह। इन सबको देखते हुए इंदिरा गांधी ने जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ से बात की और हमले का आदेश दिया, लेकिन मानेकशॉ ने आक्रमण करने से मना कर दिया। कहा कि यूएनओ भी हम पर दबाव बनाएगा और अप्रैल का महीना है, बरसात सर पर है, इसीलिए हम आक्रमण नहीं करेंगे। इसी बीच हमारा रूस से एक समझौता हुआ, जिस समझौते का नाम था सोवियत भारत शांति मैत्री और सहयोग संधि। इधर पाकिस्तान को यह पता चला कि हम लोग उत्तर पश्चिम में कम फौज रखे हुए हैं, वहां कमजोर हैं। अब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को अचानक हमला कर दिया। श्रीनगर, पठानकोट, चंडीगढ़ एवं आगरा हवाई अड्डे पर आक्रमण कर दिया। इस बीच पाकिस्तान को एक और खबर लगी कि राजस्थान के जैसलमेर जिला में लोंगेवाला पोस्ट पर सिर्फ 120 फौजी ही हैं। अब पाकिस्तान ने सोचा कि एयरफोर्स तो रात में लड़ेगी नहीं, क्योंकि उस समय सिर्फ हंटर जहाजें हुआ करती थी जो रात में उड़ान नहीं भर सकती थी। तो हम रात में आक्रमण करके 120 फौजियों को मार देंगे तो रातों रात लोंगेवाला जीत लेंगे। यहाँ लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह तैनात थे। ये खालसा सिख थे। इन्हें खबर मिली कि पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक मीर ने आक्रमण कर दिया है। देखिए, इन्हें खबर मिली कि पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक मीर ने आक्रमण कर दिया है, और वो भी 2800 फौजियों और टैंक के साथ। मेजर कुलदीप सिंह को पीछे हटने के लिए भी कह दिया गया था, लेकिन कुलदीप सिंह ने यह कहते हुए पीछे हटने से मना कर दिया कि चिड़िया मुंह में बाज लड़ावा, गीदड़ मुंह में शेर बनावा, 1.25 लाख के एक लड़ावा ता गुरु गोविंद नाम कहावा। और फिर युद्ध शुरू हुआ। मेजर कुलदीप सिंह जो थे, उनके पास सिर्फ 3 माइंस और एक एंटी टैंक गन वाली जीप थी। अब मेजर कुलदीप सिंह ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए खाली रेगिस्तान में आगे की तरफ असली टैंक माइन और पीछे खाना खाने वाले डिब्बे को बिछा दिया, क्योंकि मेजर कुलदीप सिंह यह जानते थे कि किसी तरह रात भर पाकिस्तानी सेना को उलझा दे तो सुबह इंडियन एयरफोर्स मदद करने आ जाएगी। अब पाकिस्तानी फौज रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगी। शुरुआत में जो असली टैंक मंच लगे थे, उनसे पाकिस्तान की एक पर 3 टैंक धड़ाम धड़ाम उड़ गई। अब पाकिस्तानी फौज डर गई। तारिक मीर ने कहा कि अरे, यहाँ तो माइंस लगी हुई हैं, टैंक ले जाने के लिए पहले माइंस निकालना जरूरी था। तो फिर पाकिस्तानियों ने उन सभी पत्थर भरे डिब्बों को बड़ी सावधानी से माइंस समझकर निकाला, और लगभग 3 बजे तक पाकिस्तानी आर्मी ने सारे डब्बों को निकाल दिया। उसके बाद तारिक मीर ने समय की कमी को देखते हुए हड़बड़ी में हमले का आदेश दे दिया, लेकिन वहां भारतीय फौज रेगिस्तान में गड्ढे बना रखे थे और मात्र 120 सिपाहियों को ही 2 किलोमीटर के दायरे में कुछ इस तरह से फैला दिया गया था, और गड्ढे भी कुछ इस तरह से थे कि पता नहीं चलता था कि फायरिंग कहां से हो रही है। अब घमासान युद्ध शुरू हुआ।
पाकिस्तानी फौजियों का मनोबल गिरने लगा। उन्हें लगा कि मात्र 120 फौजियों के होने की सूचना गलत थी, क्योंकि 120 फौजी ऐसे मार ही नहीं सकते। और फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण ने धरती को छुआ, हिंदुस्तानी एयरफोर्स की हंटर जहाजों ने उड़ान भरना शुरू कर दिया और भैया कुछ ही देर में रही गई कसर भी पूरी हो गई। ब्रिगेडियर साहब भाग गए। भैया मुरस्सल को मृत्यु स्थल में बदल दिया गया, रेगिस्तान कब्रिस्तान बन गया। 4 दिसंबर को हम लोंगे वाला जीत गए। अब युद्ध की शुरुआत तो हो गई थी, तो 5 दिसंबर को नेवी कराची पहुंच गई और वहां तबाही मचा दिया। वहां ऐसी भयंकर बमबारी की गई कि कई दिनों तक आग जलती ही रही, बुझवे नहीं की, और वहां से बचे हुए पाकिस्तानी गुआकर भागकर शरण लिए। पाकिस्तानी जहाजों का पता लगते ही इंडियन नेवी इसे मार देती थी। अब पाकिस्तान ने भारत के सबसे शक्तिशाली जहाज INS विक्रांत को डुबोने के लिए PNS गाजी नाम के पनडुब्बी को भेजा, क्योंकि INS विक्रांत डूब जाता तो इंडियन नेवी की ताकत कई गुनी घट जाती। लेकिन अब तक मुक्ति वाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ना शुरू कर दिया था। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स भी उनका पूरी तरह से साथ दे रही थी और इंडियन नेवी ने समुद्री रास्ते को भी बंद कर दिया था। इससे पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी आर्मी थी, उसे पश्चिमी पाकिस्तान से कोई मदद भी नहीं मिल पा रही थी, जैसे रसद, हथियार वगैरह। इसलिए INS विक्रांत को डुबाना पाकिस्तानियों के लिए जरूरी हो गया था। इस बीच INS विक्रांत ने चटगांव पर आक्रमण कर दिया और उसे तबाह कर दिया। यह वही बंदरगाह था जहां पाकिस्तानी सेना की जहाजें आती थी। पाकिस्तान ने PNS गाजी को आदेश दिया कि INS विक्रांत को डुबा दो, जो कि उस समय बंगाल की खाड़ी में खड़ी थी। PNS गाजी अमेरिका से खरीदी गई बेहद ताकतवर पनडुब्बी थी। यह खबर भारतीय खुफिया एजेंसियों को लग गई कि पाकिस्तानी पनडुब्बी INS विक्रांत को डुबाने के लिए चल दी है। अब हमारे साथ समस्या यह थी कि PNS गाजी को नष्ट कर सकने वाली जहाज, जिसका नाम INS राजपूत था, उसके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी और उसे विशाखापत्तनम बंदरगाह पर बनाया जा रहा था। अब हिंदुस्तानी नेवी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एक अफवाह फैला दिया। INS विक्रांत को रसद भरने के लिए विशाखापत्तनम लाया जा रहा है। यह तो मात्र अफवाह ही था कि INS विक्रांत को रसद भरने के लिए विशाखापत्तनम लाया जा रहा है। सभी मछुआरों को वहां से यह कहकर हटाया गया कि बहुत बड़ा जहाज आ रहा है, आप लोग हट जाएं, और बड़ी मात्रा में राशन, फल व सब्जियां विशाखापत्तनम बंदरगाह पर पहुंचाया जाने लगा। INS विक्रांत के अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वह अपने अपने घर पर फोन करके कहें कि हम विशाखापत्तनम जा रहे हैं। भारतीय नेवी यह जानती थी कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के जासूस तो जरूर होंगे जो यहाँ की खबर वहाँ देते होंगे, और हुआ भी यही। INS विक्रांत के विशाखापत्तनम में आने की अफवाह महज कुछ ही देर में आग की तरफ फैल गई। पाकिस्तान में यह खबर पहुंची और PNS गाजी को कहा गया कि INS विक्रांत विशाखापत्तनम में है, और इस प्रकार PNS गाजी विशाखापत्तनम की तरफ मुड़ गई। जैसे ही PNS गाजी विशाखापत्तनम पहुंची, INS राजपूत ने उसे मार दिया। इससे पहले कि पाकिस्तानी कुछ समझ पाते, PNS गाजी तबाह हो गया था। अब पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद की मांग की। अमेरिका ने UNO में सिक्योरिटी काउंसिल में यह मुद्दा उठाया, यह कहकर कि भारत पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म कर रहा है, लेकिन रशिया ने भारत का साथ देते हुए वीटो कर दिया, जिससे प्रस्ताव रद्द हो गया। अब पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा, जो कि INS विक्रांत से लगभग 2 गुना अधिक शक्तिशाली था। इस मुश्किल की स्थिति में हमने रूस से मदद मांगी। रूस ने कहा कि हम युद्ध में पाकिस्तान से अकेले नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन यदि अमेरिका आक्रमण करता है तो उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं। अब रूस ने भारत की मदद के लिए परमाणु पनडुब्बी और 40वां बेड़ा भेजा और अमेरिका से कहा कि यदि आप विक्रांत पर हमला करते हैं तो यह रूस पर हमला माना जाएगा। और रूस ने यमन के एयरफोर्स को भी भारतीय सीमा की निगरानी के लिए कह दिया था। ब्रिटेन का ईगल नाम का बेड़ा भी अमेरिका के 7वें बेड़ा के साथ आ गया था, लेकिन रूस ने 40वां बेड़ा और जो पनडुब्बियां भेजी थी उन्हें एक कतार में कर ऊपर उठा दिया। 40वें बेड़े ने धमकी दी कि हमारे पास ऑटोमेटिक मिसाइल है, अगर आगे बढ़ोगे तो मारे जाओगे।
अब ब्रिटेन ने घबरा कर कहा वी आर टू लेट। तो इस प्रकार रूस ने उन्हें हमारी तरफ बढ़ने ही नहीं दिया। अब पाकिस्तान की हर तरफ से हार होने लगी। इस बीच पाकिस्तानियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए जगजीत सिंह अरोरा ने, जो कि उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे, जगजीत सिंह अरोरा ने पूर्वी पाकिस्तान के ढाका में 5000 फौजियों को एयर ड्रॉप कराया, जो कि फौजियों के लिबास में पुतले थे। और मीडिया मुख्यतः BBC न्यूज आदि ने इस खबर को आगे की तरफ फैला दिया कि इंडियन एयरफोर्स ने 5000 सैनिकों को ढाका पर एयर ड्रॉप करा दिया है। अब पाकिस्तानी आर्मी के जवान डर के मारे गली कूचों आदि में जाकर छुप गए। जब एयरफोर्स ने इस छोटे से मनोवैज्ञानिक दबाव के परिणाम को देखा तो योजना बनाकर पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला कर दिया, जब वो घर में नहीं थे। इससे घबराकर पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर AH मलिक ने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा ने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से बात की, कहा कि हम आपको आधा घंटा का समय देते हैं सरेंडर करने के लिए, और अगर आप सरेंडर करते हैं तो सभी को जिंदा रखा जाएगा, नहीं तो हम लोग को 10 गुना तेज कर दिया जाएगा। इसके बाद पाक लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया गया है, जो आज तक की सरेंडर करने वाली सबसे बड़ी आर्मी है। यह हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है कि 16 दिसंबर 1971 को मात्र 13 दिन के युद्ध में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करें। अगर आप भी हिंदुस्तान के चाहने वाले हैं तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।